नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षाएं दी जाती हैं और अंततः नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत आप सभी के नंबर कभी बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं, और इस स्थितियों को स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के साथ कि आखिरकार क्या कुछ स्थितियां हैं जो बनती हैं और जिसके कारण आप सभी के जो स्क्रीन पे नंबर प्रदर्शित होते हैं उनसे अलग आप सभी के परीक्षा परिणाम देखने को मिलते हैं। या फिर कहें कि जैसे कि अभी हाल ही में आप सभी ने वर्ग 3 का एग्जाम दिया है और आखिरकार यहाँ पर आप सभी के नंबर बढ़ने जा रहे हैं अथवा घटने जा रहे हैं, और किस प्रक्रिया के तहत आपके अंक यहाँ पर बढ़ेंगे अथवा घटेंगे, इस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करेंगे इसी वीडियो के साथ। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आप बने हुए स्टडी नेट्स के साथ और यहाँ पर आपको पूरी तरह संतुष्ट किया जाता है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक सही अपडेट्स मिलती रहे। जैसा कि अगर मैं बात करूँ आपके साथ फार्मूले को लेकर, तो कुछ इसी प्रकार का आप सभी को फार्मूला देखने को मिलता है आप सभी के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर, और इस फार्मूले को लगभग आप समस्त कैंडिडेट्स की ओर से देखा गया है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर हम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है तो आवश्यक कुछ जानकारियां हैं जिन्हें हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थितियां नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है और इस स्थितियों को निश्चित तौर पर आपको जानना आवश्यक है। जैसे कुल कठिन प्रश्नों की जो संख्या है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को पूरी तरह प्रभावित करती है, या फिर कहें कि आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए अंक को पूरी तरह से प्रभावित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि अगर कुल प्रश्नों की संख्या 150 है और उन 150 अंकों में से 10 प्रश्न इस प्रकार के हैं जिन प्रश्नों को काफ़ी कम अभ्यर्थियों की ओर से किया गया है, या फिर कहें कि उन प्रश्नों को कुल एक शिफ्ट में 500 कैंडिडेट्स हैं और सिर्फ आंसर उसका दिया गया है 5 अभ्यर्थियों की ओर से, तो वे कठिन प्रश्नों के स्तर के साथ आपके नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में अगर आपके द्वारा उन कठिन प्रश्नों को हल कर दिया गया है तो उस पर आपके अंक बढ़ने के चांसेस दिखाई देंगे, क्योंकि आपने जो प्रश्न टच किया है वह एक कठिन प्रश्न की श्रेणी में आता है और उस प्रश्न को काफ़ी कम कैंडिडेट्स की ओर से सॉल्व किया गया है। अगर मैं नॉर्मल प्रश्नों के बारे में बात करूं तो नॉर्मल प्रश्नों के साथ आप सभी के जो कठिनाई का या प्रश्नों का स्तर है वह सामान्य रखा जाता है, और इसलिए आप सभी के सामान्य प्रश्न के जाने को लेकर अंकों में वृद्धि के चांसेस काफ़ी कम बनते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पूरी परीक्षा में अधिकतम प्राप्त अंक भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि आपके शिफ्ट 1 के साथ कुल 500 कैंडिडेट्स हैं और उन 500 कैंडिडेट्स के साथ अधिकतम स्कोर कितना देखा गया यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उससे आपके 150 प्रश्नों में से कठिनाई के स्तर का पता चलता है कि आखिरकार पेपर का लेवल या वास्तविक लेवल क्या था। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो कुल शिफ्टों की संख्या भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कुल शिफ्टों की संख्या के साथ ही औसत शिफ्ट के साथ औसत अंक की स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं। कहना ये है कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि अगर कुल 100 शिफ्टों के साथ आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया तो यहाँ पर 100 शिफ्टों के साथ औसत अंक क्या रहा यह काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में देखने को मिलता है। और इसी के साथ मैं बात करूं तो शिफ्ट वार प्रश्नों के कठिनाई स्तर के लिए भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आप सभी के शिफ्ट वार कठिन प्रश्नों का लेवल क्या था, यानी एवरेज था या फिर बेसिक था या फिर एडवांस था, और क्या कुछ स्थितियाँ इस पर बनी और प्रश्नों को आपने कितने कठिन प्रश्नों के साथ टच किया और कितने नॉर्मल प्रश्नों के साथ और कितने एवरेज प्रश्नों के साथ आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर। और अगर मैं इन सभी के निचोड़ के साथ बात करूं तो आप सभी के कठिनाई के स्तर के साथ जितने प्रश्न आपने हल किया है, जो कि काफ़ी कम कैंडिडेट्स की ओर से हल किए गए हैं, उन्हीं में आप सभी के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के साथ अंकों के बढ़ने के चांसेस अधिक दिखाई देते हैं। यानी इससे
पेपर के कठिनाई का स्तर के अनुमान के साथ आपको अंक प्रदर्शित होते हैं। अब थोड़ा सा एक और स्थितियों के साथ स्पष्ट करें, क्योंकि आप बने हो स्टडी नेट्स के साथ और यहाँ पर आपको पूरी तरह संतुष्ट किया जाता है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर सीधे बात करेंगे निरस्त प्रश्न पर मिलने वाले अंकों के बारे में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के साथ आप सभी को समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार निरस्त प्रश्नों में आप सभी को किस प्रकार से अंक दिए जाते हैं और इस पर क्या कुछ फार्मूला लगाया जाता है और इसके तहत आप सभी को वास्तविक अंक दिए जाते हैं। इसके बारे में अगर स्थितियां स्पष्ट करें तो जैसा कि आप सभी के एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पूर्णांक अगर यानी मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 150 हैं, 150 है, और साथ ही में प्राप्त अंक जो कि आपके द्वारा अंक प्राप्त किया गया है 100 अंक प्राप्त किया गया है 150 अंकों में से, और अगर जो निरस्त किए गए प्रश्न हैं वह 5 अंक हैं, यानी 5 प्रश्न यहाँ पर निरस्त कर दिए जाते हैं किन्हीं भी कारणों से, यानी चाहे वह चेंजेस हो प्रश्नों को लेकर या फिर किसी भी प्रकार के कोई ऑब्जेक्शन देखने को मिले या निरस्तीकरण जैसे कोई भी स्थितियां बनी, तो यहाँ पर 5 प्रश्न अगर निरस्त किए जाते हैं तो इसे लेकर थोड़ा सा हम स्थितियां स्पष्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यह जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न निरस्तीकरण के लिए किस प्रकार से आप सभी को अंक दिए जाते हैं। तो इसके लिए जैसा कि अगर आपके द्वारा 150 अंकों में से 100 अंक प्राप्त किया गया है, यानी कुल प्राप्त अंकों की संख्या या नंबरों की संख्या, और इसके उपरांत मल्टीप्लिकेशंस करेंगे आपके मैक्सिमम मार्क्स से, यानी 150 अंकों का अगर आपका पेपर है तो 150 के साथ, और इसके उपरांत 150 यानी पूर्णांक में से कितने यहाँ पर प्रश्न निरस्त किए गए, यानी 5 प्रश्न निरस्त किए गए हैं, तो उस स्थिति के साथ आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो 100 इंटू 150 तो यहाँ पर 15,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, और इसके उपरांत 145, और अगर हम देखें तो इसी के साथ कुल 103.44 अंक यहाँ पर आपको प्रदर्शित किए जाएंगे, यानी आपका जो फाइनल अंक है तो 103.44 देखने को मिल पा रहा है। यानी 150 में से अगर आपने 100 अंक प्राप्त किए हैं और 5 प्रश्न निरस्त किए जा रहे हैं तो 103.44 अंक आपको मिलने जा रहा है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर कि क्या कुछ स्थितियां बनती हैं। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में जैसा कि कैंडिडेट्स साथ ही में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और नॉर्मलाइजेशन मार्क, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क अभी नहीं लेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट कोई भी XYZ हैं। शिफ्ट 1 में X की ओर से 100 अंक प्राप्त किए जाते हैं, शिफ्ट 2 में X की ओर से 105 अंक प्राप्त किए जाते हैं। Y की ओर से भी कुछ यही स्थितियां बन रही हैं। अब इसे आप थोड़ा सा आगे स्लाइडों के साथ समझने का प्रयास करें, क्या कुछ फार्मूला है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी हमने आपको यह जो कि महत्वपूर्ण रूप से फार्मूला दिखाया, जहां पर MIJ वास्तविक अंक जो कि आपको दिए गए हैं आपके शिफ्ट के अनुसार इसे प्रदर्शित किया जाता है। MTS जो कि पूरे सेशन का 0.1% जो कि औसत में आप सभी को दिया जाता है, और अगर हम देखें MQQ परिणामी औसत 0.1%, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर 0.1%, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है MQQ, और यहाँ पर इसका होल लीजिएगा। इसके उपरांत अगर हम देखें तो MTI औसत अंक किसी एक शिफ्ट का, यानी एक शिफ्ट में कितना औसत अंक देखने को मिला है, यानी कुल छात्र संख्या के आधार पर औसत अंक देखा जाना है। और इसके उपरांत MTQ जो कि औसत अंक के साथ परिणामी औसत किसी एक सेशन का, और इसके अनुसार यही कुछ फार्मूले में रखा जाता है स्थितियों को, और इसके उपरांत ही आप सभी को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत नंबर प्रदर्शित किए जाते हैं। कैंडिडेट्स X की ओर से जो कि रोल नंबर 1001 है, प्रदर्शित अंक जो कि 105 अंक इन्हें प्रदर्शित हुआ था जबकि इनके द्वारा पेपर दिया गया और इसके उपरांत फाइनल सबमिट किया जाता है तो 105 अंक प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के साथ 102.7 इनके द्वारा अंक अर्जित किए जाते हैं। तो 105 जो कि अधिकतम अंक इनके ओर से
अर्जित किया गया था और अंततः नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद इनके द्वारा 102.7 अंक ही प्राप्त किए जाते हैं। इससे स्थितियां यही बन रही हैं कि इनके शिफ्ट में ज़्यादा अंक या स्कोर देखने को मिला, जो कि औसत स्कोर। साथ में इनके शिफ्ट में इनकी ओर से यानी खुद इन एक्स कैंडिडेट्स की ओर से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया गया जो कि काफ़ी कम कैंडिडेट्स की ओर से सॉल्व किए गए थे, यानी कठिन प्रश्नों को इनके द्वारा सॉल्व नहीं किया गया। तीसरी स्थितियां यह भी बनती हुई दिखाई देती हैं कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के औसत अंकों की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर इन शिफ्ट में प्रश्न का लेवल ठीक था, यानी अच्छा देखने को मिला और इस पर ज़्यादा अंक देखने को मिले कैंडिडेट्स की ओर से, और जिसके बाद इनका जो अंक है वह कम देखने को मिला। और वहीं पर कैंडिडेट्स बाई के साथ अगर बात किया जाए और जिनका रोल नंबर 1002 है, तो प्रदर्शित जो कि अंक है यानी इनके ओर से जो अंक प्राप्त किया गया, जबकि इनके द्वारा फाइनल सबमिट किया जाता है 90 अंक प्रदर्शित किए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका 100.77 अंक देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर 10.77 के लगभग इनका अधिकतम अंक देखने को मिलता है, यानी वृद्धि होती है। और यहाँ पर देखें, यही तीन स्थितियाँ फिर एक बार देखने को मिल रही हैं, यानी यहाँ पर इस शिफ्ट में पेपर का लेवल कठिन देखने को मिला और कैंडिडेट्स के कम अंक देखने को मिले। इनके ओर से जो प्रश्न सॉल्व किए गए उनमें से कुछ इस प्रकार के प्रश्न इनके द्वारा सॉल्व किए गए जो कि कठिन थे और उस शिफ्ट में काफ़ी कम कैंडिडेट्स की ओर से सॉल्व किए गए। और साथ में अगर अन्य अंकों के साथ औसत अंक देखा जाए तो इस शिफ्ट में कम देखने को मिला और जिसके कारण इनका अंक अधिक देखने को मिला, यानी इनके अंकों में वृद्धि देखने को मिली। पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट हो पाए होंगे। और जैसा कि आप बने हुए स्टडी नीड्स के साथ और आप सभी को यहाँ पर पूरी तरह संतुष्ट किया जाता है, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेगी आप सभी एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लेकर अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न है या अभी भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम आगामी वीडियो आप तक निश्चित तौर पर लेके आएंगे, क्योंकि आप सभी के समस्या का समाधान ही हमारा मूल उद्देश्य। मिलेंगे आप सभी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।